दूसरी सुबह तक होटी में हिंजानी सी कैफियत नजर आती रही। फयाज के महकमे के लोग लाश से मुत्तलिक जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कर लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए उठवा ले गए थे, लेकिन कैप्टन फयाज वहीं मौजूद था। अलबत्ता इसका ड्राइवर इमरान की बेगम को शहर वापस ले गया था। कई मेहमान भी चले गए थे। खान दिलावर या फयाज ने इन्हें रोका नहीं था। बेगम चंगेजी वहीं थी, लेकिन वो एक मुतहर्रिक बुत से ज्यादा नहीं मालूम होती थी। इसके होंठ इतने मजबूती से बंद होते कि जबड़ों की रगें उभरी हुई सी नजर आती, आंखें वीरान और पथराई हुई सी। अगर कभी कोई इसे मुखातिब करता तो इस तरह चौंक पड़ती जैसे ऊँगती रही हों। डॉक्टर माजबी हर वक्त इसके साथ देखी जाती थी। फयाज इमरान को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर सिर्फ इस हादसे की हद तक। वैसे उन दोनों में खुशगवार ही किस्म की गुफ्तगू होती थी। फयाज ही ने राय दी थी कि अब इसे इस तवायफ को शहर भिजवा देना चाहिए, क्योंकि महफिल तराब मातम कदा बन चुकी है। इमरान ने भी बेचूं और चरा इसके मशवरे पर अमल किया था, लेकिन इससे ये नहीं पूछा था कि वो इस केस के सिलसिले में क्या कर रहा है। लेकिन इसके जहन में वो तहरीर काफी हंगामे बर्पा कर रही थी, जो कैप्टन फयाज की जेब से होती हुई मरने वाले के कमरे तक पहुंची थी। फयाज का एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जाहिद भी वहीं रह गया था। वो और फयाज मुख्तलिफ मेहमानों से मरने वाले के मुतालिक पूछगछ करते फिर रहे थे। जो मेहमान वापस जा चुके थे, इनकी लिस्ट फयाज ने अपने दूसरे असिस्टेंट को देकर शहर रवाना कर दिया था, ताकि वो इनसे मालूमात फराहम कर सके। इमरान सुबह से इस आदमी के चक्कर में था जिसने पिछली रात चंगेजी के मुतालिक बहुत सी बातें की थी। इसका नाम नजीब था। ये भी शहर के अच्छे खासे खुशहाल लोगों में शुमार किया जाता था। इमरान की मालूमात के मुताबिक इसकी चंगेजी से ताल्लुकात भी थे। वो सुबह से अब तक कई बार कोशिश कर चुका था कि मिसिस चंगेजी के दिल का गुबार निकल जाए। इमरान इसे बराबर देखता रहा था। डॉक्टर जबी की भी यही कोशिश थी कि वो किसी तरह रो पड़े, लेकिन नजीब को कामयाबी हो सकी थी और ना डॉक्टर जबी ही इसका जहनी जमूद खत्म करने में कामयाब हो सकी थी। दोपहर तक फयाज ने ना जाने कैसे जब्त किया। इमरान से इस हादसे या अपनी तफ्तीश के मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन फिर इसके बाद इसे इमरान को घेरना ही पड़ा, क्योंकि वो तहरीर खुद इसके लिए भी उलझन का बायस बन गई थी। क्यों, तुम इस तहरीर के बारे में किस नतीजे पर पहुंचे हो? इसने इमरान से पूछा। मैं क्या बताऊं सुपर फयाज, तहरीर तुम्हारी जेब में पहुंची थी। तुम 7:30 बजे अपने कमरे में पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त वो कागज तुम्हारी जेब में नहीं था। फिर वो टुकड़ा मिला भी तो कहाँ? एक ऐसे आदमी के कमरे में जिसकी लाश हाल में पड़ी हुई थी। आखिर ये चक्कर है क्या? फयाज अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। कुछ भी हो, लेकिन वो 7:30 बजे तुम्हें तुम्हारे कमरे में नहीं मिली थी। आहा, तो फिर तुम खुद ही पहुंचे थे हाल में या कोई बुलाने आया था? मैं कमरे ही में था। डॉक्टर जबी ने मुझे हादसे की इतला दी थी। तुमने ये सब कुछ पहले ही क्यों ना बताया था? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? फयाज फिर जल्ला गया। मैं कहता हूं, अगर तुम्हें कोई ऐसी तहरीर मिलती तो तुम क्या करते? अरे मैं तो इस औरत के ननहाल तक दौड़ता चला जाता। सरपट। हाँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। हाँ, ठहरो, तो गोया वो औरत तुम्हें और चंगेजी को बैक-वक्त अपने कमरों में भेजना चाहती थी। चंगेजी खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी बीवी बड़ी किस्मत वाली मालूम होती है। जहल सितारा होगा। फयाज कुछ ना बोला, वो सिगरेट सुलगा रहा था। मगर फयाज, क्या तुम पहली बार खान दिलावर की दावत में शरीक हुए हो? इमरान ने पूछा। नहीं, अब से 5 साल पहले भी इत्तेफाक हो चुका है। वैसे वो मुझे हर साल मदऊ करता है, इस बार तो खास तौर से। मतलब ये कि इस दावत के सिलसिले में इसने मेहमानों के मुतल्लिक भी मुझसे मशवरे लिए थे। चंगेजी तो शायद पहली बार इस दावत में शरीक हुआ था। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पता नहीं, मेरा ख्याल है। मैंने इसके मुतालिक खान दिलावर से नहीं पूछा। मुझे इल्म है कि वो इससे पहले कभी इस दावत में शरीक नहीं हुआ। इमरान ने कहा। ओह, तो तुम खान दिलावर पर शुबा कर रहे हो? मैं अपने बाप पर भी शुबा कर सकता हूँ। तुम इसकी परवाह मत करो। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर फयाज ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम भी अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मुश्किल काम है सुपर फयाज, लेकिन हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर मैं कोई राह निकाल सकूं। बड़ी मुसीबत तो यह है कि इस कमरे में इन 3 लकीरों के अलावा
और कुछ नहीं मिल सका, या फिर ये पर्चा जो तुम्हारी जेब में रह चुका है। फिर तुमसे एक गलती भी सरजद हुई है। आखिर तुमने मेहमानों को जाने क्यों दिया? कम से कम 3-4 दिन तो रोकना ही था। भाई दिलावर ने मुझे मजबूर किया है कि जो जाना चाहें इन्हें ना रोकूं। शायद खान दिलावर ही अब तुम्हारे महकमे का डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा। इमरान का लहजा नाखुशगवार था। इसी सूरत में जब तुम यतीम हो जाओ, फयाज का जवाब था। इमरान कुछ कहने ही वाला था कि नजीब आ गया। फयाज ही ने इशारे से इसे बुलाया था। कहिए, अब क्या हाल है? फयाज ने इससे पूछा। कोई तब्दीली नहीं हुई। मुझे डर है कि कहीं मिसेस चंगेजी अपना जहनी तवाज़न ना खो बैठें। एक आंसू नहीं निकला। आहा! इमरान दीदे न चाहकर बोला। आप तो वही मालूम होते हैं, दूरबीन वाले, हैं ना? कप्तान साहब, दफतन नजीब अखड़ गया। मैं कहता हूं इन्हें समझाइए, ये ख्वामख्वाह हर मामले में अपनी टांग ना अड़ाया करें। बुरी बात है मिस्टर, फयाज ने इमरान की तरफ देखे बगैर रवादारी में कहा और फिर नजीब से बोला, क्या यहाँ कोई ऐसी औरत थी जो चंगेजी से मिलती रही हो? नो नो, हरगिज नहीं, नजीब सर हिलाकर बोला। चंगेजी ऐसा आदमी नहीं था। मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ। आपको इसका ख्याल कैसे आया कप्तान साहब? कुछ नहीं, यूं ही बरसबीर तस्करा पूछ लिया था। इमरान ने महसूस किया कि इस जवाब से नजीब की तशफी नहीं हुई, लेकिन फिर इसने इस मौजू को आगे नहीं बढ़ाया। फयाज अब इसे दूसरी बातें पूछ रहा था, जिनके जवाब से इमरान ने अंदाजा लगाया कि चंगेजी का हल्का अहबाब महदूद था और वो ऐसा आदमी भी नहीं था जिसे अयाश कहा जा सकता। औरतों से दोस्ती के मामले में वो मोहतात था। खान दिलावर की इस दावत में हकीकतन पहली बार शरीक हुआ था। वैसे उन दोनों की दोस्ती पुरानी थी। अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों की शादी रोमान का नतीजा थी। वो इसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि डॉक्टर जेबी भी आ पहुंची। इमरान ने इसे बड़े अदब से सलाम किया, जिसका जवाब नहीं मिला। मैं थक गई हूँ फयाज साहब, इसने कहा, लेकिन मिसेस चंगेजी को रुलाने में कामयाब नहीं हो सकी। क्या सब पागल हो गए हैं? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। आखिर किसी अच्छे भले आदमी को रुलाने से क्या फायदा? आप अपनी जहालत समेत खामोशी रहा कीजिए तो बेहतर होगा। डॉक्टर जेबी को गुस्सा आ गया। मैं बुरा नहीं मानता, औरतें मुझे अमूमन छेड़ती रहती हैं, इमरान ने हंसकर कहा। मत बकवास करो। नजीब डॉक्टर जेबी की हिमायत में मारने मरने पर आमादा नजर आने लगा। अच्छी बात है, अब नहीं बोलूंगा, इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में कहा और अहमकों की तरह इधर उधर देखने लगा। फयाज भी इमरान को घूर रहा था, मगर इसने जुबान से कुछ नहीं कहा। दोनों फयाज से बेगम चंगेजी ही के मुतालिक गुफ्तगू करते रहे। इमरान वहां से हट आया। ये केस इसे अपनी तरफ खींच रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर कैप्टन फयाज से मिला। मैं शहर जा रहा हूँ, इसने कहा। क्यों? मुर्गियों की देखभाल के लिए। इस बार मनारका अड़नों पर बैठी है। शाम से पहले तुम्हारी वापसी जरूरी है, फयाज बोला। लेकिन अगर किसी मुर्गी पर इख्तिलाज कल्ब के दौरे पड़ रहे हों तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि तुम इस सूरत में मुर्ग हो जाओगे, फयाज ने कहा, जो अच्छे मूड में था। हा हा, सुपर फयाज, बहुत अच्छे, इमरान खुश होकर बोला। क्या यहाँ किसी से नाक लड़ गई है? बहुत खुश हो? बस जाओ, 4 बजे से पहले वापसी, वरना, फयाज ने हाथ हिलाकर कहा। कुछ देर बाद इमरान की 2 सीटर शहर की तरफ जा रही थी। घर तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं सर्फ हुए। सलमान की मिजाज पुरसी करके वो सीधा इसी कमरे में गया जहां प्राइवेट फोन रहता था। इसने जोली नाफ्टिन्स वाटर के नंबर डायल किए। 2 बार रिंग करने पर दूसरी तरफ से जवाब मिला। इतनी देर, जोलिया? इमरान X2 की आवाज में गुर्राया। मैं बाथरूम में थी जनाब, माफी चाहती हूँ। सुनो, मैं मिस्टर चंगेजी के मुतालिक मालूमात चाहता हूँ। क्या तुमने किसी अखबार का ज़मीमा देखा है? जी हाँ, और वो चंगेजी की मौत ही के सिलसिले में शाया हुए हैं। क्या वो इतना ही अहम आदमी था? यकीनन जनाब। क्या आपकी नजरों से कोई ज़मीमा नहीं गुजरा? मेरी बात का जवाब दो, इमरान गुर्राया। मुझसे गैर जरूरी गुफ्तगू ना किया करो। ओह, माफ फरमाइएगा जनाब। जी हाँ, वो किसी हद तक अहम आदमी था, क्योंकि बैरूनी ममालिक से जितनी भी मशीनरी दरामद होती है वो सब इसी की तवसत से होती थी, और इस बार वो इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला था। ये बातें इतनी अहम नहीं हैं जिनके लिए अखबारात के ज़मीमे निकाले जाएं। ओह, ठीक याद आया जनाब, इसने शहर के रोजनामों के लिए एक ट्रस्ट कायम किया था जिससे उन रोजनामों को जरूरत पड़ने पर माली इमदाद मिलती थी। हाँ, अब तुमने काम की बात की है, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। उसे 2-3 खांसियां आईं और फिर इसने कहा, जोलिया, इस चंगेजी के मुतालिक ये मालूम करना है
कि इसकी शादी कब और किन हालात में हुई थी, वो खुद किस किस्म का आदमी था और इसके मखसूस दोस्तों के बारे में तफसील, घरेलू जिंदगी कैसी थी, क्या वो शहर के किसी खास रोजनामे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था, बीवी से इसके ताल्लुकात इन दोनों कैसे थे, अगर कोई औरत इसके करीबी दोस्तों में मिल सके तो इसका खास तौर पर ख्याल रखो। ये सारी इतलात तुम 006 ट्रांसमीटर पर इमरान को दोगी ठीक 3:30 बजे, और फिर वो जो कहे इस पर अमल करना। इमरान फिर खांसने लगा, ख्वामख्वा खांस रहा था, और अब वो खांसता हुआ बोला, जोलिया, मैं बीमार हूँ, इसलिए ये केस कुल्ली तौर पर इमरान के सपुर्द कर रहा हूँ। तुम लोगों को चाहिए कि इससे पूरा पूरा ताउन करो। बार बार मुझे तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फिलहाल यही सोचा है कि किसी अस्पताल में दाखिल हो जाऊं। काश आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दे सकते। जोलिया की आवाज में बड़ा दर्द था। जोलिया, जनाबे आला, गैर जरूरी गुफ्तगू से एहतराज करो, इमरान ने गुस्सैल लहजे में कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शायद वो सिर्फ इतने ही काम के सिलसिले में यहाँ आया था। इसने ट्रांसमीटर निकाल कर गले में लटकाया और सलमान को घरेलू मामलात के मुत्तलिक हिदायत देता हुआ बाहर निकल आया। 06 का ट्रांसमीटर फोल्डिंग कैमरा भी था और ट्रांसमीटर भी। 50 मील के रकबे में इसे बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता था। एक मुख्तसर सी बैटरी इसे 48 घंटे तक कारआमद रख सकती थी। वो कुछ देर तक शहर की सड़कों पर चकराता रहा, क्योंकि वो इस वक्त जोलिया का पैगाम रास्ते ही में कहीं सुनना चाहता था। फिर खान दिलावर की दही खोटी की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी की रफ्तार यूं ही सी थी जैसे तफरीहन खेतों और सरसब्ज मैदानों की तरफ निकल आया हो। वो बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। 3:30 बज गए, लेकिन ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल नहीं हुआ। 5 मिनट और गुजर गए। इमरान का मुंह बिगड़ गया, लेकिन ठीक इसी वक्त इशारा मौसूल हुआ और दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज आई, हेलो हेलो ब्लैक हेड, हेलो हेलो ब्लैक हेड प्लीज। हेलो, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कलकारी लगाई। अब छोटे बच्चे की कैसी तबीयत है मोहतरमा नसीबेन? क्या बकवास शुरू कर दी तुमने? हाँ, अब तुम बताओ। चूहे ने मुझे बताया है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे कान खाओगी। काम की बात करो, मैं गैर जरूरी गुफ्तगू नहीं पसंद करती। इमरान बाएं आंख दबाकर मुस्कुराया और बोला, चंगेजी से मुतल्लिक रिपोर्ट। इसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। पहले दोनों में मोहब्बत हुई थी। जरूर हुई होगी, क्योंकि 2 साल पहले उसका रिवाज था। खैर, दोनों के ताल्लुकात आजकल कैसे थे? बहुत अच्छे थे। किसी मुलाजिम को याद नहीं कि इनमें कभी झगड़ा हुआ हो। मिसिस चंगेजी का कोई मर्द दोस्त? कोई भी नहीं। मतलब ये कि, मगर ठहरो, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्यों? जाहिर है कि चंगेजी के दोस्त इसके भी दोस्त रहे होंगे। कोई ऐसा जिससे चंगेजी भी वाकिफ ना रहा हो। इससे तो दुनिया की कोई ताकत वाकिफ नहीं हो सकती। इमरान, क्या तुम बिल्कुल ही डफर हो गए हो? वो तो मैं पहले ही था, इमरान खुश होकर बोला। अच्छा, क्या ये मिसेस चंगेजी किसी मशहूर खानदान से ताल्लुक रखती है? नहीं, वो मुतवसत तबके की एक मारूफ घराने से ताल्लुक रखती है। शादी से पहले गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। करेक्टर? ये लघु तरीन लफ्ज कम अज कम मेरे सामने ना दोहराया करो, जोलिया ने कहा, क्योंकि मैं इसका मफहूम आज तक नहीं समझ सकी। फिर तुमने इसे लघु कैसे कह दिया? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। उसके करेक्टर के बारे में कुछ न बता सकूंगी, क्योंकि इसके मुत्तलिक मालूमात ही नहीं हासिल कर सकी। बेहतर है कि अब तुम किसी ओपेरा में मुलाजमत कर लो, वरना X2 का महकमा तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह साबित होगा। खत्म करो। इसके सिलसिले में एक अजीब बात मालूम हुई है, जोलिया ने कहा। बयान जारी रखो, जहां जरूरत होगी टोक दूंगा। वो पिछले 1 माह से बेहद परेशान नजर आ रहा था और अपना ज्यादा वक्त खोटी की छत पर गुजारता था। ऐसे मौके पर इसके गले में दूरबीन होती थी और वो देर तक चारों तरफ इसे देखता रहता था। खोटी की पुष्ट पर एक बहुत बड़ा बाग है। अक्सर इसके हाथ में राइफल भी देखी जाती थी। इसकी वजह मालूम हो सकी? नहीं, इसने कभी किसी को वजह नहीं बताई। तुम इतने यकीन के साथ कोई बात ना कहा करो, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तुम जहन्नम में जाओ, जोलिया चढ़कर बोली। जहन्नम में चूरन नहीं मिलता। खैर, तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसने इसकी वजह मिसिस चंगेजी को भी ना बताई होगी? अरे तो क्यों झक मार रहे हो? इसी से पूछ लो, तुम भी शायद वही हो। तुमसे खुदा समझे, तुम आए दिन हमारे लिए कोई न कोई मुसीबत ढूंढ लाते हो। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कोई ऐसी उस्तानी तलाश करो जिसकी मिसिस चंगेजी से गहरे ताल्लुकात रहे हों। अगर ऐसी कोई औरत मिल सके तो रात को ठीक 9 बजे मुझे इतला दो। जोली ने गुफ्तगू खत्म कर दी। शायद वो पूरी रिपोर्ट दे चुकी थी। इमरान ने ट्रांसमीटर बंद करके कार की रफ्तार तेज कर दी। उसी रात को डॉक्टर जेबी मिसिस चंगेजी को रुला देने में कामयाब हो गई। यह डॉक्टर जेबी का दावा था।
मगर हकीकत ये थी कि इसका सेहरा भी इमरान ही के सर रहा था। उसने घिसी पीटी बूढ़ी औरतों के से अंदाज में मिस्टर चंगेजी के लावलद मर जाने का तस्करा छेड़ा था। बस फिर वो बेतहाशा रो पड़ी थी। इसके बाद फयाज और इमरान वहां से हट आए थे। इस वक्त फयाज से पीछा छुड़ा लेना आसान काम नहीं था, क्योंकि शायद फयाज को यकीन हो गया था कि इमरान किसी खास नतीजे पर पहुंच चुका है। इमरान इसे झुकाइयां देता और फिर 9 बजे में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। उसे तवक्का थी कि ठीक 9 बजे ट्रांसमीटर पर जोलिया का पैगाम आएगा। किसी न किसी तरह फयाज को डाज देकर वो इमारत से निकल आया। उकबी पार्क ही ऐसी सुकून की जगह हो सकती थी जहां इसके पैगाम का इंतजार कर सकता था। वो उकबी पार्क में पहुंचकर कोई मकाम तलाश करने लगा जहां से इसका साया तक किसी को ना नजर आ सके, वरना तारों की छांव में तो वो बासानी देख लिया जाता। वहां कैप्टन फयाज भी तो मौजूद था, जो इससे काम भी लेता था और इस पर नजर भी रखने की कोशिश करता था। वो एक छोटे से टीकरे और जोही की झाड़ियों के दरमियान बैठ गया, फिर ट्रांसमीटर संभाला, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ट्रांसमीटर पर आवाज आ रही थी, लेकिन बोलने वाली कोई औरत नहीं थी बल्कि मर्द था, जो कह रहा था, अभी तक हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अब वो रो पड़ी है। फिक्र मत करो, दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे यकीन है कि वो इसके मुतल्लिक कुछ भी ना जानती होगी। वो बहुत मोहतात था। और कुछ कहना है तुम्हें? एक बेवकूफ सा आदमी मेरी उलझन का बायस बना हुआ है। कल से कोशिश की जा रही थी कि वो रो पड़े, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं हुई। आज उस अहमक ने उसे चुटकी बजाते रुला दिया। तुम इससे भी ज्यादा अहमक मालूम होते हो, दूसरी आवाज आई। इतने में ट्रांसमीटर से एक तीसरी आवाज उभरी। हेलो हेलो, ड्यूक ऑफ डंप, हेलो। ये जोलियो की आवाज थी। इमरान फौरन बोल पड़ा, काशन, मौका नहीं है। जोलियो की आवाज आना बंद हो गई। दूसरे बोलने वाले तो पहले ही खामोश हो गए थे, लेकिन इमरान फिर भी थोड़ी देर तक मुंतजिर रहा। मगर इसे हैरत थी कि आखिर जोलिया इस वक्त कैसे बोल पड़ी थी जब वो दोनों बोल रहे थे। वो इतनी अहमक तो नहीं हो सकती थी। फिर क्या इस कैसेट ने उन दोनों की आवाजें नहीं रिसीव की थी? दूसरी ही बात मुमकिन थी, वरना जोलिया इतनी अहमक नहीं हो सकती थी कि वो इन नामालूम आदमियों को अपनी गुफ्तगू सुन लेने का मौका देती। और फिर इसे याद आया कि जोलियो की आवाज निस्बतन दूर की आवाज मालूम होती थी। तब फिर ये दोनों बोलने वाले करीब ही हो सकते थे, और उनमें से एक यकीनी तौर पर खोटी ही में मुकीम था, और उनके ट्रांसमीटर कमतर फ्रीक्वेंसी के हो सकते थे, वरना जोलिया ने भी इनकी गुफ्तगू जरूर सुनी होती और खुद बोलने से एहतराज किया होता। इमरान ने बहुत एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाई। उगवी पार्क सुनसान पड़ा था और झींगरों की झाएं झाएं भी सन्नाटे ही का जुज मालूम हो रही थी। वो दरख्तों की ओट लेता हुआ चलने लगा। अब उसे बहुत मोहतात होकर काम करना था। जाहिर है कि जोलिया के लिए उसका काशन उन दोनों आदमियों ने भी सुना होगा, जिनमें से एक लाजमन खोटी ही में मुकीम था। पोर्च के करीब पहुंचकर वो लंगड़ाने लगा और एक ही झटके में गिरबान फटता चला गया। आधी से ज्यादा कमीज पतलून से बाहर आ गई। वहशियाना अंदाज में बाल बखेर लिए। ये सब कुछ उसे पोर्च के करीब आकर सूझी थी, लेकिन अगर यहाँ आसपास कोई मौजूद होता तो शायद इसकी ये नई स्कीम जहन ही में घुट कर रह जाती। जाहिर है कि किसी की मौजूदगी में वो खुद अपना हुलिया ना बिगाड़ सकता। लानत है, वो बरामदे में दाखिल होते हुए कराहा और एक सतून से टिक कर बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाने लगा, मैं पागल हो जाऊंगा, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? दफतन 2 मुलाजिम एक कमरे से निकलकर इसकी तरफ झपटे। इमरान सतून से लगा खड़ा इस तरह झूम रहा था कि अब गिरा और तब गिरा। क्या हुआ जनाब? नौकरों ने उसे संभालते हुए कहा। हुआ क्या? इमरान उसीली आवाज में बोला, एक कल मरा था, दूसरा आज मर जाता। बताइए भी तो सरकार, मुझे अंदर ले चलो। उन दोनों ने इसके बाजू पकड़ लिए और वो लंगड़ाता हुआ चलने लगा। हाल में रोशनी थी, बेहतरी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन आज आर्केस्ट्रा खामोश था। वैसे शराब की ट्रालियां आज भी गर्दिश कर रही थीं। फयाज भी हाल ही में मौजूद था। इमरान को इस हाल में देखकर इसकी तरफ झपटा। ये क्या हुआ? सिर्फ 10 मिनट और गुजरने पर तुम मेरी जुबान से एक लफ्ज भी ना सुन सकते, इमरान हाँफता हुआ बोला।